Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start design procedure of knuckle joint. In our previous lecture we discussed design procedure of socket and we got cutter joint. In that joint we discussed that joint is applicable for tensile and compressive stresses. But today we are going to start new design procedure of knuckle joint, and this joint is applicable for tensile stresses only, right? अब मैं आपको डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में बताने के पहले मैं आपको इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में नकल जॉइंट का यूज़ कहाँ पर होता है, राइट। सो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं कि ये जॉइंट है सस्पेंशन ब्रिज और लिंक के बीच में भी यूज़ होता है। दूसरा चेन ऑफ बाइसिकल, जैसे कि आप देखते हो कि हमारी जो बाइसिकल्स होती है उसके अंदर स्प्रोगेट और जो चेन होती है, स्प्रोगेट के अराउंड में जो चेन अराउंड में मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो वहाँ पर जो चेन होती है वो भी, उसमें जो जॉइंट होता है वहाँ पे भी हम नकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। तीसरा होता है अर्थ मूवर्स, अर्थ मूविंग मशीन जो भी होती है वहाँ पर भी हम जो जॉइंट का यूज़ करते हैं वो भी क्या होता है, नकल जॉइंट होता है। और फोर्थ इज कि टाई रॉड ऑफ जीप एंड क्रेन, टाई रॉड एंड जीप क्रेन में भी हम नकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्वार्टर जॉइंट के बारे में पूरा स्टडी किया था, उसके हर एक फॉर्मूले को देखा था कि कैसे फॉर्मूला हम उसका लिखते हैं, ठीक है। अब उसी तरह हम नकल जॉइंट को भी पूरा देखेंगे। अब नकल जॉइंट में भी क्या होता है, अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली कितने कंपोनेंट्स हैं, देखिए। एक कंपोनेंट्स है आपके पास सिंगल आई है, दूसरा कंपोनेंट है आपके पास डबल आई है, या इसको हम बोल सकते हैं फोर कैन भी बोल सकते हैं, और तीसरा कंपोनेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नकल पिन, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नकल पिन है, इसका डायमीटर हम कंसीडर करते हैं डी, स्मॉल डी भी बोल सकते हो या डीपी भी बोल सकते हो, डायमीटर ऑफ नकल पिन, राइट। अब हम इसकी बात करें तो ये नकल पिन का कॉलर, जिसका डायमीटर होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी, ठीक है। डायमीटर ऑफ नकल पिन, डायमीटर ऑफ कॉलर ऑफ नकल पिन, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो होता है आपका लॉक पिन होता है, जिससे वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। उसके बाद ये जो थिकनेस है T2, ठीक है। अब ये रॉड है जिसका डायमीटर हम कितना कंसिडर करते हैं, डी, स्मॉल डी, ठीक है। दोनों का डायमीटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद में अब ये जो स्मॉल टी है इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ सिंगल आई एन, और जो स्मॉल T1 है इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ डबल आई एन। अब हम इसकी डिज़ाइन प्रोसीजर करते हैं। अब डिज़ाइन प्रोसीजर करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले अब कोई भी डिज़ाइन है हमारी, वो थ्री कंपोनेंट, मतलब जो कोई भी तीन रीजन के कारण फेल हो सकती है। कौन कौन से रीजन के कारण फेल हो सकती है, एक हो सकता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस के कारण फेल हो सकती है, दूसरा है आपका शेयरिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकती है, और तीसरा है क्रशिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकती है। लास्ट टाइम हमने क्वार्टर जॉइंट में भी वही किया कि तीनों स्ट्रेस को कंसीडर किया और उसके बेस पर हमने उसकी डिज़ाइन करी। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस पूरे नकल जॉइंट में, इस पूरे नकल जॉइंट में आपके पास स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है, डी, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो डिज़ाइन है वो किसके लिए अप्लीकेबल है, आपके टेंसाइल फोर्स के लिए, टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए ही अप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट डायमीटर कितना है, डी। अब डी है स्मॉलेस्ट डायमीटर, तो सबसे पहले जो फेल्योर होगा वो किस पे होगा, आपका रॉड पे होगा। तो हम रॉड के फेल्योर को भी देखेंगे। अब हम इसकी डिज़ाइन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले अब मैं कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके पास, जैसे कि अभी मैंने बताया था सिंगल आई एंड, डबल आई एंड मीन्स फोर कैन, तीसरा है नकल पिन। अब तीनों कंपोनेंट्स की डिज़ाइन करूंगा, और उससे भी पहले मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी। सो मैं जो डिज़ाइन के कंपोनेंट है, अगर मैं सिंपली बात करूँ तो डिज़ाइन किस बेस पर करूँगा, स्टार्टिंग डिज़ाइन होगी आपकी डिज़ाइन ऑफ रॉड, ओके। सो डिज़ाइन ऑफ रॉड, डिज़ाइन ऑफ सिंगल आई एंड, डिज़ाइन ऑफ डबल आई एंड, और डिज़ाइन ऑफ नकल पिन। सो हमको हर एक कंपोनेंट की डिज़ाइन को करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ रॉड, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट डायमीटर वो कितना है, डी, राइट। ये डी और ये दोनों का क्या डायमीटर सेम है। अब सीधी बात है कि जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे, मीन्स लोड लगाएंगे, तो सबसे पहले ये फेल होने के चांसेस रहेंगे, डायमीटर ऑफ रॉड। तो पहले हम डिज़ाइन किसकी स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन ऑफ रॉड, ओके। कंसीडरिंग rod fail due to
अगर रॉड के डायमीटर की बात करें तो वो कितना है, स्मॉल डी, राइट। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉड वो कितना हो जाएगा, सिग्मा टी इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया। सो पी इक्वल्स टू प्लॉट टी इंटू ए। अब जो इसका आपका एरिया होगा वो कितना होगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इसका क्या होगा, एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा इसका, रेसिस्टिंग एरिया, राइट। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, P इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा डी। सो आपकी फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया डिजाइन ऑफ रॉड के लिए, राइट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड डायमीटर ऑफ रॉड डी, राइट। सो दिस इज द डिजाइन ऑफ रॉड। अब नेक्स्ट डिजाइन हम जब देखेंगे तो वो कौन सी होगी, अब देखो डिजाइन ऑफ रॉड तो हमने कर ली। अब हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है, एक है सिंगल आईएन, उसके बाद है डबल आईएन। तो पहले हम किसका स्टार्ट करेंगे, सिंगल आईएन। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी कंपोनेंट है वो तीन तरह से फेल हो सकता है, मीन्स उसमें 3 स्ट्रेस डेवलप हो तो उसके कारण वो फेल हो सकता है। एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस, और तीसरा होता है आपका क्रशिंग स्ट्रेस। इनके कारण ये फेल हो सकता है। तो जैसे हमने क्वार्टर जॉइंट में पढ़ा था कि 3 स्ट्रेसेस को, आप यहाँ पे भी हम 3 स्ट्रेसेस को 1 बाई 1 स्टडी करेंगे, बट किसके लिए करेंगे, सिंगल आईएन के लिए करेंगे, ठीक है, ओके। सो कंसिडरिंग फेल्योर ऑफ सिंगल आईएन अंडर टेंशन, तो डिजाइन ऑफ सिंगल आई एंड, तो मैंने आपको अभी बताया। तो पहली कंडीशन हम क्या लेंगे कि ये डिजाइन जो सिंगल आई एंड है एक स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, वो है टेंसाइल स्ट्रेस के कारण। जैसे कि आपको मेन फिगर मेन डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल आई एंड, जब हम दोनों तरफ से लोड लगाते हैं तो ये क्या होता है, जो आपकी सिंगल आई एंड ये 2 पार्टों में स्प्लिट हो जाती है। तो मैं आपको 3D डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह स्प्लिट होती है। ओके, सो देखिए ये सिंगल आई है। अब यहाँ पर जो ये डायमीटर है ये कौन सा है, आपका डायमीटर ऑफ आई, ठीक है, जो कि कितना है डी, इसको हम D1 भी बोल सकते हैं। और ये है डायमीटर आपका पिन का डायमीटर, या डीपी, या इसको यू भी बोल सकते हो आप डी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डायमीटर ऑफ रॉड और डायमीटर ऑफ पिन दोनों का डायमीटर सेम होता है, ठीक है, हम उसको सेम ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि कंसिडरिंग फेल्योर ऑफ सिंगल आई एंड अंडर टेंशन, अगर इनके बीच में टेंशन होता है तो फेल्योर में क्या होगा, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा इस तरह, राइट। सो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। इसका अगर रेसिस्टिंग एरिया की बात करें तो वो इस तरह बनेगा, राइट। सो रेसिस्टिंग एरिया होगा आपका एरिया इक्वल्स टू, अब देखिए डायमीटर कितना है इसका, टोटल डायमीटर है इसका डी, मीन्स आउटर डायमीटर, या ये बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ आई, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ आई कितना है आपका D1 माइनस डायमीटर ऑफ पी कितना है DP, तो D1 माइनस DP, राइट। अब आप क्या देख रहे हो कि इसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस हमारे पास डायग्राम में दे रखा है, इसकी थिकनेस को हम कंसीडर करेंगे कितना, स्मॉल टी, राइट। सो ये टी, सो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा टी। सो रेसिस्टिंग एरिया कितना हुआ, A इक्वल्स टू D1 माइनस DP इंटू टी। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल आईएन
सो उसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू एरिया कितना है आपके पास, d1 माइनस dp, राइट, मल्टीप्लाई t और मल्टीप्लाई सिग्मा t यूज कराएंगे। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है P की, P इक्वल्स टू d1 माइनस dp मल्टीप्लाई t इंटू सिग्मा t। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find either value of dp or small t, right? So इस इक्वेशन से आप स्मॉल t की वैल्यू निकाल सकते हैं या डायमीटर ऑफ पिन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये डिजाइन की फर्स्ट स्टेप जो है आपकी वो कंप्लीट हो गई। कौन सी डिजाइन की, डिजाइन ऑफ सिंगल आईएन। सो नेक्स्ट कंसिडरेशन शेयरिंग फेल्योर ऑफ सिंगल आईएन, ठीक है। अब वेन एवर वी अप्लाई लोड, राइट, सो लोड अप्लाई करेंगे, सो सिंगल आईएन का जो ब्लॉक होगा वो इसके एक्सिस से स्लाइड होने की कोशिश करेगा, तो इसके कारण भी ये फेल हो सकता है। जैसे कि मैं आपको फिगर में बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि लोड लगा रहे हैं, लोड लगाने के बाद क्या होगा कि जो इसकी एक्सिस ऑफ नकल पिन, इससे क्या होगा, ये स्लाइड होगा, राइट। इसी तरह ये क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, ठीक है। तो इसको मैं जो रेसिस्टिंग एरिया है उसको इस तरह से बता सकता हूँ। ये आपका, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एक्सिस की बात करता हूँ तो इसका एक्सिस किसका है, ये नकल पिन का, राइट। अब ये डायमीटर कितना होगा, टोटल डायमीटर कितना है, डीपी। तो अगर मैं इतनी हाफ डायमीटर की बात करूँ तो वो कितना होगा, हाफ डायमीटर होगा वो। अगर मैं बात करूँ आरपी, तो आरपी इक्वल्स टू होगा आपका डीपी बाय 2। और अगर मैं इसकी बात करूं R1 RE, तो ये हो जाएगा D1 बाय 2। इसलिए मैंने आपको बताया आप लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ से स्लाइड होकर इधर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ नकल पिन। तो रेडियस ऑफ नकल पिन कितना हुआ, आरपी। तो आरपी को हम कैसा लिख सकते हैं, डीपी बाय 2। और R1 को कैसा लिख सकते हैं, D1 बाय 2। सो आपका जो रेसिस्टिंग एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रेसिस्टिंग एरिया। अब चूंकि देखो शेयर हो रहा है इस साइड और इसके बैक साइड, तो 2 टाइम शेयर हुआ, ठीक है, तो डबल शेयर हुआ। तो इसको हम लिखेंगे D1 बाय 2 माइनस dp बाय 2 और मल्टीप्लाई इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस तो है आपकी ये t, ठीक है, क्योंकि इतना ही शेयर होगा तो थिकनेस हो गई आपकी t। सो आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ P इक्वल्स टू, अब चूंकि शेयरिंग है तो शेयरिंग के लिए क्या हो जाएगा आपका टाउ और इनटू एरिया, राइट। तो टाउ कितना है आपका, एरिया कितना है आपका, रेसिस्टिंग एरिया है वो है हमारे पास P इक्वल्स टू 2 टाइम्स D1 बाय 2 माइनस dp बाय 2 मल्टीप्लाई t और मल्टीप्लाई टाउ। अब देखिए 2 कॉमन है, तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, P इक्वल्स टू D1 माइनस dp मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई टाउ। सो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम D1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या टाउ की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो एक स्टेप हो गई किसके लिए, डिजाइन ऑफ सिंगल आईएन के लिए, किसके लिए हो गई, शेयरिंग के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगी, ये स्टेप नंबर 2 इसके लिए थी डिजाइन ऑफ सिंगल आईएन। अब नेक्स्ट स्टेप जो डिजाइन ऑफ सिंगल आईएन वो देखेंगे हम क्रशिंग के लिए, क्योंकि क्रशिंग के कारण भी यह फेल हो सकता है। सो थर्ड कंसिडरेशन ऑफ डिजाइन ऑफ सिंगल आईएन इज कंसीडरिंग क्रशिंग फेल्योर ऑफ सिंगल आईएन। अब जैसे कि हम लोड लगाते हैं तो 2 स्ट्रेस को हमने स्टडी किया, टेंसाइल के लिए कर लिया, शेयरिंग के लिए भी कर लिया। अब अगर मान लो इस पर लोड लगाते हैं तो इसमें क्या होगा
क्योंकि ये नकल पी नहीं, ये भी मेटल का है और ये आपका आई एंड है, ये भी किसका, मेटल का। तो मेटल टू मेटल क्या होगा, रबिंग होगा, तो ये पाउडर फॉर्म में होगा, तो इसमें क्रशिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगी, जैसे कि मैं आपको फिगर में बताता हूँ। ओके, सो आप क्या देख रहे हो कि मेटल टू मेटल इसमें क्या होगा, रबिंग होगा। ओके, सो सिंगल आयन और नकल पिन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मेटल टू मेटल रबिंग होगा, तो क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगी। तो इसका रेसिस्टिंग एरिया कितना होगा, ए इक्वल टू होगा आपका डी पी मल्टीप्लाई टी, राइट। सो ये इसका एरिया होगा। सो देयरफॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल आयन, तो वो कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू, किसके लिए था, क्रशिंग के लिए, तो एरिया मीन्स डी पी मल्टीप्लाई थिकनेस और मल्टीप्लाई सिग्मा सी आर, राइट। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find or we can check value of sigma c, राइट। सो ये थर्ड कंसिडरेशन कंप्लीट होगा किसके लिए, डिजाइन ऑफ सिंगल आयन। अब नेक्स्ट जो डिजाइन हमको देखना है, फोर्क एंड के लिए देखना है, जिसको हम बोल सकते हैं डबल आयन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो डिजाइन करना है किसके लिए करना है, डबल आयन के लिए करना है। अब जैसे कि हमने सिंगल आयन के लिए देखा कि ये भी 3 स्टेज के कारण फेल हो सकता है, टेंसाइल, शेयरिंग और क्रशिंग। सो सिमिलर इसी तरह जैसे सिंगल आयन वैसे डबल आयन, तो डबल आयन भी 3 स्टेजेस के कारण फेल हो सकता है, टेंसाइल, शेयरिंग और क्रशिंग। सो कंसिडरिंग टेंसाइल फेलियर ऑफ डबल आयन, ठीक है। अब डबल आयन मीन्स ये आपका जो फोर्क एंड है, इसके कितने एंड, मतलब ये 2 है आपके पास, ठीक है। जैसे सिंगल आयन में तो एक ही था पार्ट, लेकिन इसमें कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम में बता दूंगा आपको। ओके, सो अब पहली स्टेज कौन सी, अगर हम इसमें लोड लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। टेंसाइल स्ट्रेस अगर डेवलप होती है तो ये 2 पार्ट्स में क्या होगा, स्प्लिट होगा, जस्ट लाइक ये, राइट। सो इसका जो रेसिस्टिंग एरिया होगा वो इस तरह होगा, आप देखिए, क्योंकि ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, तो दोनों में स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। सो इस तरह हम इसको देख सकते हैं। आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, जैसे कि ये 3D डायग्राम है। अब इस 3D डायग्राम में लोड लगाने के बाद क्या है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। सो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। सो ये टोटल डायमीटर कितना है इसका, यहाँ पे है D, ठीक है, और ये जो है इनर डायमीटर ऑफ P। सो इसका रेसिस्टिंग एरिया कितना हो जाएगा, आप देखिए, ये अपर और ये लोअर, तो 2 हो गए, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स जो इसका रेसिस्टिंग एरिया होगा, 2 टाइम्स D माइनस डी बोल सकते हो या D1 भी बोल सकते हो, माइनस DP, राइट। सो ये रेसिस्टिंग एरिया हो गया आपका A इक्वल्स टू 2 इंटू डी माइनस DP। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डबल आयन, सो यू कैन राइट इक्वेशंस P इक्वल्स टू, किसके कारण हो रहा है, टेंसाइल के कारण हो रहा है। So sigma t multiply area, right? So we can write this equation P equals to, so resisting area is A equals to 2 times D minus DP, D minus DP multiply sigma t,
from this equation we can check value of sigma t, right? So this is the first step of design of double IN, right? So next consideration will be for sharing, and thereafter we will consider for crushing. So अगर हम नेक्स्ट कंसिडरेशन देखें तो कंसिडरेशन फॉर शेयरिंग फेल्योर ऑफ डबल IN. अब देखिए इस डायग्राम में अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ, लोड अप्लाई करने के बाद क्या देखता हूँ कि ये जो पार्ट है वो क्या होगा, इस एक्सिस से शेयर होने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स स्लाइड होगा, ठीक है. तो इसका जो मैं डायग्राम है आपको उसमें क्लियर करता हूँ, ठीक है. डायग्राम में मैं आप ओके. सो आप इस 3D डायग्राम से आप क्लियर देख सकते हैं कि लोड लगाने के बाद क्या होगा, स्लाइड अप होगा, राइट, इस डिस्टेंस से. सो रेसिस्टिंग एरिया होगा आपका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था. सो ये टोटल रेडियस कितनी है आपकी, RP, दैट मीन्स dp/2, और ये कितना होता है आपका R1 और RE, ये होगा आपका dE/2, राइट. अब यहाँ से अगर हम रेडियस देखते हैं इसका, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होता है आपका dp/2, और यहाँ तक का रेडियस देखते हैं तो वो कितना होता है dE/2, ठीक है. तो रेसिस्टिंग एरिया कितना होगा आपका, A=2 होगा. अब देखिए शेयरिंग डबल हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स और यहाँ पर 2 टाइम्स, दैट मीन्स 4 टाइम्स हो रहा है शेयरिंग, राइट. तो 4 इंटू dE/2 माइनस dp/2 और मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर आप थिकनेस देखते हैं तो देखिए ये थिकनेस कितनी है, यहाँ पर ये थिकनेस है आपकी T1, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे T1, तो ये होगा आपका रेसिस्टिंग एरिया, राइट. सो कंसीडरिंग शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ डबल IN, तो वो कितना हो जाएगा, P = टाउ इंटू A. सो P = वी कैन राइट रेसिस्टिंग एरिया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई dE/2 माइनस dp/2 और मल्टीप्लाई T1 और मल्टीप्लाई टाउ. अब आप क्या देख रहे हो कि 4 2 तो 2 कॉमन इधर लेंगे तो 2 2 जा 4. तो ये इक्वेशंस किस तरह हो जाएगी, P = 2D माइनस dP मल्टीप्लाई T1 मल्टीप्लाई टाउ. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड चेक वैल्यू ऑफ टाउ, ठीक है. सो दिस इज द सेकंड स्टेप्स of our design of double IN. Now next step, considering crushing failure of double IN. Okay. So now third consideration of design of double IN. So considering crushing failure of double IN. तो अब हम एक स्टेज को भी कंसिडर करते हैं जिसके कारण ये फेल हो सकता है, फोर्क एंड क्रशिंग. अब देखिए आप, ये आपका मेटल और ये भी मेटल, तो मेटल टू मेटल क्या होगा, रबिंग होगा. तो इसमें जो फेल्योर होगा उसके लिए रेसिस्टिंग एरिया में आपको बताऊंगा यहाँ. ओके. सो ये आपका रेसिस्टिंग एरिया है. अब मेटल टू मेटल यहाँ पे क्या होता है, रबिंग होता है, ठीक है. तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ये जो रेसिस्टिंग एरिया वो कितना होगा, A = dP मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर जो थिकनेस है, पहले कितना था T, अब यहाँ पर थिकनेस कितनी है, ये आपका T1, तो मैं T1 कंसिडर करूँगा. अब ये देखिए अपर क्रशिंग एंड अपर पार्ट में क्रशिंग और लोअर पार्ट में क्रशिंग, तो 2 टाइम्स होगा, राइट. सो एरिया = कितना हो जाएगा, 2dP इंटू T1. सो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ डबल IN, ये कितना हो जाएगा, P = सिग्मा CR मल्टीप्लाई A, राइट. सो वी कैन राइट P = एरिया कितना है, रेसिस्टिंग एरिया 2
dp multiply T1 and multiply sigma CR. So from this equation we can check value of sigma CR. ठीक है. सो डिजाइन ऑफ डबल आयन के तीनों कंसिडरेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए. अब नेक्स्ट डिजाइन जो होगा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो बचा है वो है नकल पिन. अब हम ये देखते हैं कि जो नकल पिन है वो भी फेल हो सकता है. तो नकल पिन किसके कारण फेल हो सकता है? दो फेल्योर के कारण फेल हो सकता है. ठीक है, दो स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है. कौन कौन सी स्ट्रेस? एक है आपका शेयरिंग और दूसरा है आपका बेंडिंग. देखिए, अगर मान लो ये नकल पिन है, अगर एक लॉक टाइटली लॉक होगी तो ये तो शेयरिंग फेल्योर होगा उसमें. ठीक है, और अगर इसमें थोड़ा सा लूज होगा तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप हो सकती है. तो हम इसकी दोनों स्ट्रेस को स्टडी करेंगे. ओके, कंसिडरिंग शेयरिंग फेल्योर ऑफ नकल पिन. अब देखिए, जैसे कि आप लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अगर ये टाइट है तो इसमें फेल्योर आएगा. ये फेल हो सकता है किसके कारण? शेयर के कारण. ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप होगी. तो मैं आपको बताता हूँ उसमें डायग्राम में. ओके, अब हम इस नकल पिन का रेसिस्टिंग एरिया देखते हैं. तो देखिए, अब ये शेयर हो रहा है, राइट. तो अब इसमें भी क्या होगा, डबल शेयर होगा. चूंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है इसका, सर्कुलर है, तो इसका एरिया कितना होगा, 5/4 dp का स्क्वायर, राइट. अब इसमें शेयरिंग कितना टाइम्स हो रही है, क्योंकि इस साइड शेयरिंग और इस साइड शेयरिंग मीन्स डबल शेयरिंग हो रही. तो रेसिस्टिंग एरिया कितना हो गया, A इक्वल्स टू रेसिस्टिंग एरिया A इक्वल्स टू 2 into π/4 dp का स्क्वायर, राइट. dp का स्क्वायर दैट मीन्स डायमीटर ऑफ पिन. शो शेयरिंग स्ट्रेंथ. ओके, सो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ नकल पिन, फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास, P इक्वल्स टू टाउ इंटू एरिया. सो यू कैन राइट योर इक्वेशन. P इक्वल्स टू एरिया कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5/4 dp स्क्वायर मल्टीप्लाई टाउ. Now from this equation we can find, from this equation we can find value of dp और टाउ. ठीक है, या तो हम dp की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या टाउ की वैल्यू को चेक कर सकते हैं. अब नेक्स्ट कंसिडरेशन है, अब कभी कभी क्या होता है कि अगर जो ये पिन है, अगर ये टाइट के बजाय थोड़ी सी लूज होती है तो इसमें शेयरिंग के बजाय कभी कभी बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होती है. तो उसको भी हम देखेंगे. ओके, सो इस फिगर में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर इसमें नकल पिन लूज होता है तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है. तो बेंडिंग स्ट्रेस जब होगा तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगी, और यहाँ पर जो स्ट्रेसेस होगी वो क्या होगी, वायरिंग होगी, राइट. जैसे कि लास्ट टाइम मैंने क्वार्टर जॉइंट के प्रोसेस में भी लास्ट टाइम बेंडिंग स्ट्रेस का जो स्टेप बताया था, सेम एज इट इज़ वही का वही प्रोसेस है. अब यहाँ पर क्या है, जो आपकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, ये कितनी है आपने कंसिडर करी T1, और यहाँ पर टोटल थिकनेस कितनी कंसिडर करी T. तो अगर मैं इसका एक्सिस के अबाउट बोल सकते हैं ना कि बेंडिंग मोमेंट लेता हूँ, राइट. सो द सेंटर, राइट. सेंटर में इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या रहेगा, आपका मैक्सिमम रहेगा. सो आप देखिए, अगर मैं इस सेंटर पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए, एक है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और एक है क्लॉकवाइज मोमेंट. तो एक कोई भी नेगेटिव लेता हूँ, या तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, या एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो क्लॉकवाइज को क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा, राइट. सो देखिए, आपके पास ये फोर्स कितना है, P/2, राइट. तो P/2, आप चूंकि ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ट्राइंगल की जब भी हम बात करते हैं तो बेस से इसकी ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो कितना होता है, H/3. तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया आपका T1/3, राइट. तो यहाँ हमने इसको, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, T1 है, तो इसको हम कितना कंसीडर कर सकते हैं, T1/3, जैसे कि हमने यहाँ पे किया. सो लोड इनटू डिस्टेंस, राइट. सो मोमेंट MB इक्वल्स टू, सो देखिए आप, लोड इनटू डिस्टेंस, अगर इस सेंटर पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, P/2
टू मल्टीप्लाई P1 by 3 प्लस P by 2 एंड दिस इज क्लॉकवाइज सेंटर पॉइंट के लिए, तो माइनस P by 2 मल्टीप्लाई P by 4। अब ये तो पता है कि कैसे लिखा, T1 by 3 ट्राइंगल उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एम बी इक्वल्स टू P by 2, तो ये हो जाएगा आपका P1 by 3 प्लस P by 4। सो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन जेड, वेर जेड इज अ मॉडुलस ऑफ सेक्शन ऑफ सर्कुलर एरिया, राइट। सो सर्कुलर एरिया के लिए मॉडुलस ऑफ सेक्शन कितना हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू पाई बाय 32 मल्टीप्लाई dp का क्यूब। सो ये मॉडुलस ऑफ सेक्शंस, सो वी कैन पुट वैल्यू ऑफ mb एंड z, so we will get a new equation, bending stress equals to P by 2 P1 by 3 plus P by 4 upon pi by 32 multiply dp power 3। so this is the formula of bending stress, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी डिजाइन सेफ है या नहीं। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है अगर हमारे अलाउबल स्ट्रेस से कम है तो हम उसको सेफ डिजाइन में मानेंगे, अदरवाइज इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो इसी के साथ हमारा जो डिजाइन प्रोसीजर ऑफ नकल जॉइंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।